इंडिया कितना तैयार है ट्रंप के टैरिफ को लेकर? ट्रंप जो टैरिफ लगाने वाला है, दुनिया में जो उथल-पुथल होने वाला है, उसके लिए इंडिया क्या सच में कोई तैयारी कर रहा है कि भगवान भरोसे बैठा हुआ है? इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। चाइना बाय द वे बहुत ज़ोर-शोर से इसकी तैयारी शुरू कर चुका है, ठीक है? इंडिया क्या कर रहा है उसके मुकाबले, उसी को देखेंगे। और अगर आप यूपीएससी का हमारा एथिक्स बैच जॉइन करना चाहते हैं, जो लाइव पढ़ाया जाता है शाम को, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सऐप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो, पहले हम देखते हैं कि ट्रंप का जो ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, वो क्या है और उसके क्या-क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। एक तो एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी होने वाली है। इसका क्या मतलब है कि इंडिया से जो भी सामान आता था अमेरिका में, वो उस पे टैरिफ लगा दिया जाएगा, उस पे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज टैक्स चुकाना पड़ेगा, जो भी इम्पोर्ट कर रहा है। उससे क्या होगा कि इंडिया का सामान लेना ये लोग बंद कर देंगे, क्योंकि काफ़ी महँगा पड़ेगा। इसी को बोलते हैं टैरिफ पॉलिसी। तो एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी होने वाली है। सिर्फ़ इंडिया के खिलाफ ही नहीं, दुनिया भर के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने वाला है, ताकि उनके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। उसके बाद वो चाहता है कि दुनिया भर की कंपनीज़ अमेरिका में आके अपना प्रोडक्शन करें, ना कि एक सस्ते जगहों पे माल बना के अमेरिका भेजें। तो इसीलिए वो टैरिफ लगा रहा है। तो वो कंपनीज़ अब अमेरिका में जाके माल बनाएँगी तो सिर्फ़ 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बहुत कम है। इंडिया में जो लोकल कंपनीज़ हैं, उनको 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। जो विदेशी कंपनीज़ हैं, उनको 35% देना पड़ता है। तो सोचो, कंपनीज़ के लिए अमेरिका में जाके मैन्युफैक्चरिंग करना कितना सस्ता पड़ेगा। तो अमेरिका जाएँगे और वहाँ पे जॉब्स जनरेट करेंगे। यही चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। और इकोनॉमिक डीरेगुलेशन भी वो कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प करने वाला है कंपनीज़ को, जो बिज़नेस खोलने वाले हैं वहाँ पे। तो ये जो है ग्लोबल इकोनॉमिक्स को काफ़ी ज़्यादा रीशेप कर देगा, इसकी शक्ल बदल देगा। ठीक है? यूएस एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाएगा अगर ये होता है तो, और पूरे दुनिया से लोग पैसा निकाल के यूएस में लगाने लगेंगे। ठीक है, पुलिंग ग्लोबल कैपिटल आउट ऑफ इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया। इंडिया से लोग पैसा निकाल निकाल के यूएस में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसीलिए आप देख रहे हो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं लाइक इंडिया, यहाँ पे हमारा स्टॉक मार्केट पिछले कुछ महीनों से डिक्लाइन पे जा रहा है। ठीक है? समझ लीजिए अक्टूबर-नवंबर से डिक्लाइन शुरू हुआ है, पिछले 2-3 महीनों से ये डिक्लाइन में ही जा रहा है। उसी तरीके से हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो भी डेप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि लोग डॉलर निकाल-निकाल के अमेरिका चले जा रहे हैं और इंडिया में रुपये अपना जमा कर दे रहे हैं आरबीआई में। इस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, रुपये की डिमांड कम हो गई है, तो रुपये का वैल्यू कम हो रहा है इवेंचुअली। और ये है ट्रम्प की डिसरप्टिव पॉलिसीज़, जिसका इंडिया एक बहुत ज़्यादा इसको डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। चाइना ऑन द अदर हैंड, उन्होंने अनाउंस किया है $400 बिलियन का फिस्कल स्टिमुलस अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ताकि जब डोनाल्ड ट्रम्प ये टैरिफ्स फुल फ्लेजेड तरीके से लगाएँ तो चाइना के पास एक लीवरेज हो, एक हेल्प हो उनकी इंडस्ट्रीज़ के पास, डायरेक्टली हिट ना मिले उनके इकोनॉमी को। तो द फिस्कल मूव बाय चाइना एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव मेजर अगेंस्ट ट्रम्प्स टैरिफ एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन। इंडिया ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, कोई ऐसा प्लान भी नहीं दिख रहा है कि इंडिया ऐसा आगे कुछ करने भी वाला है। सो इंडिया हैज येट नॉट अनाउंस्ड एनी प्रीएम्प्टिव और रोबस्ट इकोनॉमिक मेजर्स। ठीक है, हम सिर्फ उम्मीद पे बैठे हैं, रिलाइंग ऑन होप के ट्रम्प की जो पॉलिसीज होंगी वो इंडिया के प्रति इतनी हार्श नहीं होंगी। तो एक तरीके से भगवान भरोसे बैठे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रम्प इंडिया के ऊपर इतना हार्श नहीं होगा। मगर ट्रंप अगर इंडिया के ऊपर डायरेक्टली हार्श ना भी हो, बाकी दुनिया के ऊपर भी अगर वो हार्श हो, उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो इंडिया पे पड़ेगा ही ना। क्या वो हमारे पॉलिसी मेकर्स ने सोचा है उसके बारे में? दैट इज़ द थिंग। तो अ स्ट्रैटेजी डीम्ड अनसस्टेनेबल इन द करंट ग्लोबल लैंडस्केप। ये अनसस्टेनेबल सी भगवान भरोसे बैठना, उम्मीद पे बैठना, ये कोई प्लान नहीं है। ठीक है? व्हेन यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल, कहावत है ना, उसी राह पे हम लोग चलते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद करेंसी डेप्रिसिएशन की बात करें तो चाइना चाहता है और होने भी दे रहा है कि उनका करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए। क्योंकि अगर मान लो अमेरिका ने 10% का टैरिफ लगा दिया चाइना पे, तो ₹100 की चीज़ यूएसए में ₹110 का बिकेगा। ठीक है? और करेंसी डेप्रिशिएट कर दिया अगर, तो अगर 100 करेंसी डेप्रिशिएट करने पे तो ₹100 की चीज़ ऑलरेडी 90 का हो जाता। अब वहाँ पे अगर 10% डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगाएगा, तो इस चीज़ की कीमत 99 या लगभग वापस 100 में ही आ जाएगा। तो टैरिफ को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए चाइना वालों ने अपने करेंसी को डेप्रिशिएट कर दिया है। ठीक है? तो ये बहुत ब्रिलियंट एक उनका स्ट्रैटेजी है, जो ट्रम्प के टैरिफ प्लान को न्यूट्रलाइज़ कर देगा। चाइना के प्रोडक्ट्स और सस्ते हो जाएँगे। China is depreciating its currency by 7 to 8% to offset the impact of higher US tariffs, maintaining its export competitiveness. अच्छा, वही चीज़ है कि अगर यूएस ने 10% लगा दिया टैरिफ, तो उन लोगों ने पहले ही अपना सामान सस्ता कर दिया। टैरिफ लगने के बाद ऑलमोस्ट
प्राइस जो है उतना ही रहने वाला है जितना टैरिफ के पहले था। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूएस imposes 10% tariff on Chinese goods, currency depreciation neutralizes this additional cost by making Chinese export cheaper in dollar terms. इंडिया अभी जो है करेंसी अपनी डेप्रिशिएट होने दे रहा है, नहीं तो पहले इंडिया में क्या था, इसको नेशनलिज्म के साथ जोड़ देते हैं। यही प्रॉब्लम होता है नेशनलिज्म का, कि इकोनॉमिक सेंस लोगों की खत्म हो जाती है और रूपी के वैल्यू के साथ देशभक्ति जोड़ देते हैं, नेशनलिज्म जोड़ देते हैं। जबकि रूपी अगर सस्ता होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स और अच्छे होंगे, ये किसी को एहसास नहीं है। न्यूज़ में भी, यूट्यूब में भी, हर जगह हम लोग सुनते हैं कि लोग कह रहे हैं कि रूपी और गिर गया, रूपी और गिर गया। ये कोई बुरी बात नहीं है उतनी रूपी का गिरना, हमारे एक्सपोर्ट्स जो है और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इससे। मोदीज अर्लियर स्ट्रैटेजी भी था मोदी का कि रूपी को स्ट्रांग रखो, वो देश के इमेज के साथ जोड़ देते थे रूपी को, मगर ये गलत है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन लोगों ने इस चीज को अबैंडन कर दिया। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए स्ट्रांग रूपी मार्केट किया, वाज मार्केटेड एज अ नेशनल एजेंडा। ये अब वायबल नहीं रहा, इट्स नो लॉन्गर वायबल, क्योंकि अभी इकोनॉमिक रियलिटीज बदल चुकी हैं। अब आपको रूपी को डिवैल्यू करना पड़ेगा ताकि आप वायबल रहें मार्केट में, ताकि आप एक्सपोर्ट्स कर सके, नहीं तो आपके एक्सपोर्ट्स इतने महंगे हो जाएंगे कोई खरीदेगा ही नहीं आपसे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इंडिया ट्रेड वॉर्स, इंडिया के जो ट्रेड का क्या प्रॉब्लम है। देखो, ट्रंप ने इंडिया को सिंगल आउट किया है कि वर्स्ट टैरिफ ऑफेंडर्स, मतलब यूएस से आने वाली चीजों को या दुनिया भर से आने वाली चीजों को इंडिया टैरिफ लगाता है ताकि इंडिया में वो बाहर का माल कम बिके और इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया जा सके। यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग टेन्योर मोदीज टेन्योर एवरेज इंपोर्ट टैरिफ हैव इंक्रीज्ड। इंडिया ने उल्टा सब पे टैरिफ लगाया है ताकि प्रमोट किया जा सके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और उससे जॉब जनरेट होगा। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमने टैरिफ तो लगाए हैं, हमने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज तो अडॉप्ट की हैं, मगर उससे कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है। मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है जीडीपी में वो उतना ही है जितना पहले था, एक डेकेड पहले था। यूथ में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट जबरदस्त है। ठीक है, चाहे जितना हमने टैरिफ बढ़ाया हो। लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की बात की थी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोकल इंडस्ट्री को तो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी से हम खुद ही खा गए, बाहर वाले क्या खाएंगे। तो दीज इश्यूज एड टू इंडियाज चैलेंजेस एज ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट एजेंडा हाइटन्स ग्लोबल टेंशन। तो हमने ऑलरेडी टैरिफ हाई कर दिया, अब अमेरिका बदला लेने पे आ गया टैरिफ का, तो फिर हम और कहाँ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन से झेल रहा है। उसके बाद इंडिया में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसके वजह से इंडिया में स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन कोई लोकलाइज्ड चीज़ों की वजह से नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल स्लो डाउन बोल रहे हैं कि इंडिया के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसी में प्रॉब्लम है। ये कोई छुटपुट सी घटना नहीं है कोई कि कहीं पे वॉर हो गया तो इसीलिए अभी स्लो डाउन है, या कोई पैंडेमिक आ गया तो उस वजह से कोई स्लो डाउन है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पॉलिसीज में गड़बड़ है। ये कहता है यूबीएस, ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। उनका रिपोर्ट है कि इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसी वजह से इंडिया का स्लो डाउन है। इंडिया का जो इकोनॉमी है उसका वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन है। ये डी एक्सेलरेशन फेस कर रहा है, मतलब ग्रोथ तो हो रहा है मगर जिस स्पीड से ग्रोथ हो रहा था वो स्पीड कम हो गया है, डिसेलरेशन हो गया है। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म फैक्टर्स की वजह से नहीं हुआ है कि तेल का दाम बढ़ गया या सरकार ने जो है स्पेंडिंग कम कर दी। इसके पॉलिसीज में प्रॉब्लम है। जैसे हमारे जो पॉलिसीज हैं उसमें क्रेडिट ग्रोथ डिक्लाइन पे चला गया। जो लोग उधार लेते थे, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं होगा तो लोग उधार क्यों लेंगे, लेके इन्वेस्ट क्यों करेंगे। उसके बाद फॉरेन की कंपनीज नहीं आ रही हैं, फॉरेन की कंपनीज नहीं आ रही हैं, इंडिया में तो प्रॉब्लम है ही, प्लस यूएस ने भी अभी अपने दरवाजे खोल दिए हैं, इस वजह से एफडीआईज इंडिया में नहीं आ रही है, उल्टा जो पैसा था वो बाहर जा रही हैं। ठीक है, फिर रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। इंडिया हर सेक्टर में जो एक्सपोर्ट करता है उसमें काफ़ी जगहों पे इंडिया को डिसएडवांटेज मिल रहा है। चाइना है, वियतनाम है, ऐसी कंट्रीज इंडिया को, बांग्लादेश है टेक्सटाइल में, ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया को एक्सपोर्ट के मामले में हरा रही हैं। ठीक है, काफ़ी सेक्टर्स में, कुछ सेक्टर्स में इंडिया अच्छा करती है, फार्मा हो गया, आईटी सर्विस एक्सपोर्ट हो गया, फिर एग्रीकल्चरल कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसमें इंडिया अच्छा कर रहा है, फूड प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है। तो कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे अच्छा कर रहा है, बट काफ़ी जगह पे है जहाँ पे स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में जितना एक्सपोर्ट होना चाहिए था उस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। और डिक्रीज्ड अर्निंग पोटेंशियल, इंडिया में पैसा कमाना मुश्किल हो गया है क्योंकि इंडिया रुपी का भी वैल्यू गिर रहा है, तो रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से विदेशी पैसा यहाँ पे नहीं डालना चाहता, क्योंकि एक तो ग्रोथ, उसको कोई प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वही डाउटफुल है। उसके बाद पैसा निकालने जाएगा, लगाया था उसने डॉलर शायद 80 के भाव में, जब निकाल रहा है पता लगा 100 के भाव में निकाल रहा है, तो 20% से 25% तो ऐसे ही उसका पैसा डिप्रिशिएट हो गया। तो ये सब चीजें हैं जिस वजह से इंडिया स्लो डाउन एक फेस कर रहा है। अभी जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो 5.4% है। पहले ऑप्टिमिस्टिक था, पहले 7% की बात की जा रही थी, बट अब चीज़ों को देखते हुए, नए रियलिटीज़ को देखते हुए वो ड्रॉप हो गया है, हुआ मॉडेस्ट 5.4%। यूएसबी जो है, जो स्विट्जरलैंड का बैंक है, वो भी इंडिया
के ऊपर स्केप्टिकल है, शक है कि इंडिया जो सोचता है कि ट्रंप की पॉलिसीज इंडिया पर उतना असर नहीं करेंगी, इंडिया इज इम्यून टू ट्रम्प्स पॉलिसीज, ये विचारधारा से ये सहमत नहीं है। दे आर स्केप्टिकल अबाउट इट कि डायरेक्ट अगर इम्पैक्ट ना भी हो तो इनडायरेक्ट बहुत सारा इम्पैक्ट होने वाला है। अगर यूएस चाइना में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो भी इंडिया पे काफी ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें कि स्ट्रैटेजी में क्या कमी है, चाइना जो है वो पहले से तैयारी कर रहा है इन चीज़ों का, ट्रंप के फिस्कल पॉलिसीज, जितनी भी उसकी ट्रेड पॉलिसीज है, उसका तैयारी पहले से कर रहा है। चाइना के अगेंस्ट इंडिया जो है, ऐसा कोई वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी इंडिया के पास नहीं है। हम लोग एक तरीके से भगवान भरोसे ही बैठे हैं। चाइना उल्टी तरफ आप देखो, खुद को तो $400 बिलियन का उसने स्टिमुलस दिया, करेंसी डिवैल्यूएट कर रहा है, वो सब तो है। उसके बाद इन्होंने अपना स्टांस भी जो है वो नरम कर लिया है चाइना ने काफी ज्यादा। ट्रंप को भी मजबूर कर दिया है एक तरीके से कि वो चाइना के प्रति एक नरम रुख जो है इख्तियार करे, क्योंकि ट्रंप अभी चाइना के प्रति काफी नरम है। शी जिनपिंग को भी बुलाया, गए नहीं बात अलग है, मगर बुलाया डायरेक्टली, जो हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया था। उसके बाद जितना वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, उतना टैरिफ चाइना के ऊपर नहीं लगाया ट्रंप ने, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं लगाया है। तो रिड्यूस्ड इंपोर्ट टैरिफ। उसके बाद वो बातचीत करने के लिए रेडी हो गया है, जैसे टिकटॉक के ऊपर पार्टनरशिप की जो बात है वो करने को रेडी हो गया है ट्रंप चाइना के साथ। जो तो ट्रंप का जो चाइना के प्रति एक हार्ड स्टांस था वो काफी सॉफ्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। जबकि ट्रंप का जो दूसरे देश है, जैसे उसके दूसरे साथी देश हैं, जैसे कनाडा है, मेक्सिको है, उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। तो जो हार्शनेस उसको चाइना के ऊपर दिखानी चाहिए थी, या जो बात करता था लोगों को लग रहा था, वो चाइना पे ना दिखा के अपने ही दोस्त जो उसके देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके ऊपर टैरिफ वो उल्टा लगा रहा है। ठीक है, तो ये एक चिंता का विषय है और इससे इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया काफी ज्यादा डिपेंड करता है चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर। चाइना से हम अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एपीआई, जो रॉ मटेरियल होता है, वो मंगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, सोलार पार्ट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इनके सब के जो पार्ट्स हैं ये हम चाइना से मंगाते हैं। ठीक है, तो हमको चाहिए ऐसी पॉलिसीज जो लिबरलाइज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनाएं, जैसे बाहर की कंपनीज इंडिया में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स खोले। हमको इस टाइप की पॉलिसीज चाहिए। और अपना जो रिलायंस है दूसरों के प्रति, दूसरों के ऊपर, वो कम करने की जरूरत है अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। पॉलिसी मेकर्स आर कंसिडरिंग अ लिबरलाइज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज इन दिस सेक्टर टू रिड्यूस रिलायंस एंड फॉस्टर ग्रोथ। अच्छा, इसके लिए हमको एक कॉन्क्रीट रोड मैप बनाने की जरूरत है, जो कि इंडिया का ट्रेड रिलेशन और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज दोनों को डील करे, यूएस के साथ और चाइना के साथ, कि ट्रेड भी कैसे होगा और इन्वेस्टमेंट भी कैसे होगा। हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट इन देशों से, कि ये देश आके इंडिया में इन्वेस्ट करे। ठीक है, सिर्फ ट्रेड करने से उतना फायदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खुले, उससे एक्सपोर्ट भी होगा और हमारे लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। फाइनली अगर हम देखें कि ओवरऑल क्या चीज है, हमारे गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है, मोदी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम, कि ये दूर का सपना दिखाती है, अभी की बात नहीं करते हैं कि अभी के प्रॉब्लम को तो डील करो। ये हमें सपना दिखाते हैं लॉन्ग टर्म, विकसित भारत 2047। अरे 2047 किसने देखा है? आप इस बजट में क्या कर रहे हो ये बताओ, आप अभी की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हो ये बताओ। दूर का सपना दिखा के अभी वोट लेना, अभी इलेक्शन जीतना, ये एथिकल नहीं है। लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अभी के प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। प्रेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं, तो मुद्दा ये है कि फोर्थ कमिंग बजट, अभी के बजट में आप क्या करेंगे? द फोर्थ कमिंग बजट विल नीड टू रिफ्लेक्ट रेस्पॉन्सेज टू ग्लोबल एंड डोमेस्टिक अनसर्टेनिटीज। जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसका हमको हल इसी बजट में निकालने की जरूरत है। जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है इंडियन इकोनॉमी में, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, प्राइवेट कंपनीज, जो छोटी कंपनीज है, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो स्लगिश है, और साइक्लिकल ग्रोथ स्पर्ट्स, मतलब कभी कभी चीजें साइकिल में चलती हैं, कभी कभी हमें हाई ग्रोथ देखने को मिलता है, फिर एकदम से डिक्लाइन हो जाता है, जैसे एग्रीकल्चर में होता है। कभी चीजें एकदम महंगी हो जाती हैं, कभी कौड़ियों के भाव में बिकने लगती हैं। ये चीज ठीक नहीं है। चीजें एक लेवल पे हो तो इकोनॉमी स्टेबल रहता है। तो ये जो साइक्लिकल ग्रोथ स्पर्ट्स हैं ये भी ठीक नहीं है। इन सब को, ये दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेस। स्ट्रक्चरल वीकनेस होता है तभी ये सब होता है। ठीक है, तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है वो भी बहुत ज्यादा बाहर की कंपनीज, बाहर के देशों पर रिलाई करता है, क्योंकि ज्यादातर हमारे मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल वो विदेश से आ रहे होते हैं। ये खराब कर देता है हमारे सेल्फ रिलायंस को और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को। अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल और उससे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो काहे के सेल्फ रिलायंट हो? आप तो डिपेंडेंट ही हो ना एक तरीके से। ये तो वही बात हो गई कि हम अमेरिका का इंजन लेके तेजस बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये अपना ही प्लेन है। ये तो ठीक बात नहीं है। उसके बाद वैसे चीज को एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉरेन से चीजें इंपोर्ट करी हुई हैं, उस चीज का दाम ऐसे ही ज्यादा है, तो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे? आपका चीज तो बाहर महंगा बिकेगा ना, तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस चला जाता है।
तो हमें रोबस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए इन सब चीज़ों को डील करने के लिए। डीपन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन विद चाइना, चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसको एड्रेस करो। इन्वेस्टमेंट लाओ, चाइना से ही आ रहा है तो चाइना से ही लाओ, एटलीस्ट वहाँ के प्राइवेट कंपनीज तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें, ठीक है? ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक्सपोर्ट फ्रेंडली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी देश बिना एक्सपोर्ट के अमीर नहीं बना है। आप आपस में ही डोमेस्टिक डिमांड से कोई देश अमीर नहीं बना है। हमको बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी और बाहर का पैसा इंडिया में लाना पड़ेगा, तभी हम अमीर बन सकते हैं, ठीक है? नहीं तो अंदर का पैसा ही अंदर चाहे जितना सर्कुलेट करता रहे, उससे हम अमीर नहीं बनने वाले। तो क्रिएट एक्सपोर्ट फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंप्लीमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म टू स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे जिससे प्राइवेट अपने देश के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। रिलाइंग सोनली ऑन होप, सिर्फ उम्मीद पे अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज को चलाना, इकोनॉमी को चलाना, ये ठीक बात नहीं है कि ट्रंप जो है वो इंडिया पे उतना हेवीली क्रैकडाउन नहीं करने वाला, तो हम उसी उम्मीद पे जी रहे हैं। हम चाइना की तरह प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो सकते? ये है इस आर्टिकल का मुद्दा, कि रिलाइंग सोली ऑन होप और रिएक्टिव मेजर्स, के कुछ हो गया तो तुरंत से रिएक्ट करो। तो ये जो एड हॉक मेजर्स हैं, उम्मीद पे काटना है अपना जीवन, ये चीजें गलत हैं। तो रिलाइंग सोली ऑन होप और रिएक्टिव मेजर इज नॉट अ सुटेबल स्ट्रैटेजी। प्रोएक्टिव एंड बोल्ड इकोनॉमिक डिसीजंस आर क्रूशियल फॉर स्टीयरिंग द इंडियन इकोनॉमी टुवर्ड्स रिकवरी। ठीक है, हमको कुछ बोल्ड इकोनॉमिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हमें कुछ क्रूशियल डिसीजन, स्ट्रक्चरल चेंज करने के लिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारा इंडियन इकोनॉमी रिकवर हो सकता है।